गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसे जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज हम रिवीजन कर रहे हैं। आज कोशिश करते हैं कि आज और एक वीडियो में और इससे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। इसके बाद बच्चों हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं यू ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड टिल द पूर्ण स्वराज। हमने पूर्ण स्वराज तक का टॉपिक बच्चों कंप्लीट कर लिया था। पूर्ण स्वराज के आगे का टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है। टुडे वी हैव टू कंप्लीट। तो बच्चों 1929 में मैंने बताया था 1929 में लाहौर में बच्चों रात 12 बजे कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। ठीक है। और वैसे तो ये सेशन चला था, एनुअल सेशन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू को बेटा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। फर्स्ट टाइम से बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। दैट्स व्हाई उन्होंने बेटे एक जज्बे में, और इसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट के बाद नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट में ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था, तो इस वजह से ये लगभग श्योर हो गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इन द लाहौर सेशन में उन्होंने कहा था, उनका स्पीच का मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दे रहा हूँ। उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि अब फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, चाहे इकोनॉमिकल बेटरमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल बेटरमेंट हो, चाहे वो सोसाइटी का बेटरमेंट हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया it is now required for the Britishers that they should now completely leave to India and it should be left India, मतलब Britishers should left to India, leave to India on the future of India। मतलब ऐसा करके उन्होंने कहा था कि अब फॉर द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंगल से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन ही किया है। दैट्स व्हाई द रीजन नाउ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली फॉर द इंडिया ब्रिटिश शुड बी लेफ्ट टू कम्प्लीटली टू इंडिया। दिस ब्रिटिशर्स शुड लीव टू द इंडिया कम्प्लीटली, मीन्स पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि अब हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ऑल ऑफ यू नो दैट फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1930 26 जनवरी ऑल ओवर इंडिया एंड at that time the celebration of the independence day was very rare and people were organizing the different rallies and Prabhat Feri was the very important part of the celebration of the Independence Day. A large number of the students or pupils collected and they started by taking the tricolor flag. They started to do march past, just like as a march past, saying that Bharat Mata ya Bharat, ऐसा कुछ कहते हुए बच्चे। तो सच टाइप्स ऑफ सिचुएशंस एक नॉर्मल हो गई इन द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930 और तब से बच्चों एवरी ईयर से 26 जनवरी को एज इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर दिया गया। बच्चों जब गांधी जी ने देखा कि अब कंट्रोवर्सी हो सकती है, अब दोनों ग्रुप के बीच में विवाद हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी भी एंगल पे झुकने के लिए तैयार नहीं है और उस समय तक पूर्ण स्वराज की डिमांड भली हो रही थी और लग भी रहा था कि मिलेगा, बट ब्रिटिशर्स के लिए पूर्ण स्वराज इंडिया को प्रोवाइड कर देना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से दोनों ग्रुप में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो इस वजह से गांधी जी को लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा चौरी चौरा वो जलियांवाला बाग जैसे एक्सीडेंट ना फिर से ब्रिटिशर्स रिवाइज कर दें। इस वजह से उनको लगा कि नाउ टाइम हैज़ कम टू स्टार्ट द न्यू मूवमेंट। बच्चों आपको बी वेरी मच केयरफुल दैट इन 1929 द कंडीशंस एंड द सिचुएशंस ऑफ द कंट्री वाज ग्रोइंग वेरी अग्रेसिव। बन रहे थे बिल्कुल सेम वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी लगभग जो जलियांवाला बाग एक्सीडेंट के समय हुई थी एट द टाइम ऑफ द non-cooperation or before the non-cooperation movement, when Punjabi people were very much excited for the freedoms and to control them, to suppress their demand of the freedoms, Britishers has played a very cruel role and has मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा, एक तरीके से उन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट की कहानी लिख डाली। हैज रिटन द स्टोरी ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन विच मोर देन अप्रॉक्स 1000 पीपल वर किल्ड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये बातें किया, हम लोगों ने ये कंप्लीट किया कि इस तरीके से तो बच्चों गांधी जी को लगा कि अब नाउ टाइम हैज कम टू स्टार्ट द न्यू मूवमेंट। तो इस वजह से गांधी जी ने बच्चों एक मीटिंग बुलाई साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम कहाँ पर है बच्चों? गुजरात के
गुजरात में साबरमती आश्रम पे, गुजरात में साबरमती आश्रम पे, साबरमती आश्रम में उन्होंने बेटा एक मीटिंग बुलाई एंड पुट 12 मार्च 1930 को बेटा उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ऑन 12 मार्च 1930 ही कॉल्ड ए मीटिंग एंड ही सेलेक्टेड द 78 वॉलंटियर्स। बच्चों उन्होंने 78 वॉलंटियर्स, वेरी फेथफुल एंड डेडिकेटेड वॉलंटियर्स, 78 वॉलंटियर्स सेलेक्ट किया एंड ही अनाउंस दैट आई विल मेक ए मार्च फ्रॉम द दांडी टू फ्रॉम द साबरमती टू दांडी ऑन फीट। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब मैं साबरमती से दांडी तक की एक पैदल यात्रा करूंगा। आई विल मेक ए मार्च फ्रॉम द दांडी टू साबरमती by feet and he announced that I will now start the civil disobedience movement by which I will break the British law. He has decided that now I will break the British law and he has decided his journey from Sabarmati to Dandi. You know that the distance between the Sabarmati to Dandi is approx 240 miles and he started this journey on feet. He was going, तो बच्चों कहते हैं ना कि एक सॉन्ग्स मैंने सुना था, चल पड़े जिधर दो डग, तो स्पेशली वो गांधी जी पर ही लिखा हुआ था कि जिधर दो पग चल पड़े गांधी जी उधर चल पड़ा सदा सारा जग, ऐसा करके कुछ पोएम थी या सॉन्ग था, मुझे याद नहीं है, बट आई हैव हर्ड टू दिस सॉन्ग दैट की सॉन्ग या पोएम, तो वो गांधी जी के लिए कहा गया है। और तुम लोग अधिकतर देखो जहाँ कभी नोट्स वगैरह में पहले दिखाया जाता था गांधी जी डंडा लेकर के चल रहे हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी लाइन चल रही है। तो दैट वाज द सीन ऑफ द दांडी मार्च, साबरमती टू फ्रॉम साबरमती टू दांडी। तो इस तरीके से बच्चों गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी इस यात्रा को स्टार्ट किया, साबरमती से स्टार्ट किया एंड इट बीइंग सेड दैट कि वो पर डे 10 माइल्स चलते थे एंड लोकल पीपल्स ऑफ दैट 10 किलोमीटर एरिया के लोग गांधी जी का बहुत ज़्यादा साथ देते थे एंड एक बहुत बड़ी क्राउड वाज फॉलोइंग टू महात्मा गांधी, बट दोज 78 वॉलंटियर्स हु वर सेलेक्टेड बाय महात्मा गांधी वर विद हिम एंड आफ्टर दैट a large crowd was also following to group of महात्मा गांधी एंड जहाँ पर कहा जाता है कि उनकी जहाँ से उनका रास्ता निकलने वाला होता था, फ्रॉम वेयर द जर्नी ऑफ महात्मा गांधी, जर्नी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च वाज गोइंग टू पास एंड देयर वाज डेकोरेशंस ऑफ द गेट्स जस्ट लाइक एट द मैरिज वगैरह में गेट वगैरह को सजाते हैं लोग, ऐसा कुछ करते हैं, तो वहाँ पर लोग ऐसा कुछ सजा रहे थे, लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से मतलब ऐसा कुछ माहौल जनरेट हुआ, ऐसा कुछ कंडीशन जनरेट हुई कि लोगों को लगा कि नहीं मतलब लोगों के अंदर एक अजीब सा एक्साइटनेस, लोगों के अंदर एक सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड फिर से सेम सिचुएशंस व्हिच वर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द non-cooption movement, awareness of the people, participation of the people has been created again and a large number of the people were participating in the civil disobedience movement or Dandi March and after completing 10 miles where Gandhi was going to stop, there was a large crowd was gathering there and to hear Mahatma Gandhi, where Mahatma Gandhi give the speech and motivated to the people to participate in the civil disobedience movement। तो इस तरीके से बच्चों 24 डेज की यात्रा को कंप्लीट करते हुए 24 डेज की यात्रा को कंप्लीट करते हुए ऑन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी बच्चों कहां पर पहुंचे, महात्मा गांधी रीच टू दांडी पर पहुंचे जाकर के, और उन्होंने बेटे दांडी गुजरात में पहुंचे जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने बच्चों समुद्र के पानी को गर्म करके ऑपरेट करके उन्होंने स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर द साल्ट। मैं बच्चों आपको बता दूं साल्ट ही क्यों इतना ज्यादा पावरफुल सिंबल्स महात्मा गांधी को दिखाई दिया। व्हाई डिड महात्मा गांधी हैज एक्सेप्टेड या सिलेक्टेड द टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, व्हाट वाज द रीजन दैट महात्मा गांधी ने क्यों सॉल्ट लॉ को ही तोड़ने की कोशिश किया और दूसरा सिंबल्स उन्होंने क्यों नहीं यूज किया। तो बच्चों उस समय साल्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग राइट केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था एंड जबकि साल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड है एंड इट इज द पार्ट ऑफ एवरी लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, नो वन कैन
लिव विदाउट द साल्ट, मतलब कह सकते हैं कि वैसे जीने के लिए तो जी लेगा। कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी नमक नहीं खाया, बट मेरे कहने का मतलब है कि मतलब एक हाथ, मतलब हजारों में से 1-2 को छोड़ करके बाकी फॉर द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन साल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड। तो इस वजह से बच्चों क्या नाम से, और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही केवल ये राइट रखती थी साल्ट बनाने का, नमक बनाने का अधिकार, एंड प्रोवाइड करती थी सबको। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मुझे एग्जांपल तो नहीं देना चाहिए यहाँ से। जैसे वाइन, इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस समय हमारी गवर्नमेंट ही केवल वाइन बनाती है, और लॉकडाउन के समय देखो सबसे पहले वाइन की शॉप खोली गई थी, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि इसमें बेटा जो इनकी इनपुट वैल्यू है, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है, वो बहुत थोड़ी सी होती है। मुश्किल से एक बट में 2 से 3 रुपए इसका खर्चाना है, और बिकती इट्स सेलिंग प्राइस इज अप्रॉक्स 60, 70, 80, 90 रुपीज। तो इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एज a profit to the government. That's why the reason British Indian government has monopoly right in the manufacturing of the वाइन एंड या अगर किसी कंपनी को देती भी है ये मतलब अलाउड करती भी है, तो बहुत हैवी टैक्स लगाती है। 80%, 90%, 80%, 70% टैक्स के रूप में जाता है। इस वजह से आप लोग कभी जाओ तो कहते हैं कि मिलिट्री एरिया में सबसे ज़्यादा खरीदने पे कैंटीन से हमें वाइन पे ही प्रॉफिट होता है। उसका रीजन है कि वहाँ पर बच्चे गवर्नमेंट का टैक्स रिड्यूस हो जाता है। तो जब इतना ज़्यादा उसमें टैक्स है कि वो इतनी ज़्यादा कीमत की बन जाती है, लेकिन जब जैसे टैक्स हटता है तो उसकी कीमत बहुत कम बन जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब उस वही कंडीशन उस समय साल्ट पे थी। साल्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली मोनोपोली राइट रखती थी। किसी को अलाउड नहीं था, किसी दूसरी गवर्नमेंट को, किसी दूसरी एजेंसी को अलाउड नहीं था टू मैन्युफैक्चर द साल्ट, या किसी प्राइवेट बंदे को अलाउड नहीं था मैन्युफैक्चरिंग साल्ट। तो इस वजह से साल्ट पर सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करके लार्ज अमाउंट पे प्रॉफिट गेन करती थी। अगर आपको साल्ट की इंपॉर्टेंस समझना है या साल्ट से रिलेटेड लोगों की इंपॉर्टेंस को समझना है, तो एक मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल्स था नमक का दरोगा, बेटा उसको पढ़ना। तो उसमें यू कैन सी दैट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द साल्ट एट दैट टाइम। तो मेरे कहने का मतलब है तो उस समय नमक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लगा के हैवी प्रॉफिट गेन करती थी। एवरी ईयर अप्लाइंग द टैक्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपना बाई अप्लाइंग द टैक्स वाज अर्निंग ए वेरी लार्ज अमाउंट। दैट्स वाई इस वजह से बच्चों गवर्नमेंट को लगा मतलब गांधी जी को लगा कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल सिंबल सर, इससे तो हर लोग इसका सफ़र कर रहे हैं, हर लोग इसे यूज करते हैं। दैट्स वाई गांधी जी हैज सिलेक्टेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। यही इसी वजह से उन्होंने साल्ट लॉ को, इसी वजह से उन्होंने पावरफुल सिंबल साल्ट कहा गया। तो आई थिंक दैट यू आर नाउ एबल टू completely understand that why गांधी जी हैज सिलेक्टेड टू मतलब साल्ट आज टू स्टार्ट हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए साल्ट को ही क्यों एक पावरफुल सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर बच्चों। ये वैसे रिवीजन क्लास है तो इस वजह थोड़ा सा तेज चल रहा है, बट कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हैं, बट फिर भी समझने की कोशिश करते रहो। इस तरीके से 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने बच्चों साल्ट लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग किया। महात्मा गांधी हैज स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है बच्चों। अब की बार का कुछ मोटो बेटा हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा डिफर था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो ये था कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना, जबकि इसमें था कि आपको वो सारे सिंबल्स को यूज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ को भी ब्रेक करना है। और इस तरीके से बेटे महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत ढेर सारे लोग नमक बनाने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस, कर्नाटका के सीशोर एरिया पे जवाहरलाल नेहरू। मेरे कहने का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ, और ऐसा लगा कि जिसे इंडियंस के माइंड से ब्रिटिश का खौफ फिर से हट गया, और फिर से क्या कहते हैं मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लॉ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ में ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अब बच्चों तो गांधी जी साल्ट मार्च करने के बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन लेने की बात नहीं की, बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करने की उन्होंने पावर नहीं दिखाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन पर बच्चों बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। उन्हें लगा कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन ना किया जाए और ये लॉ अपने से ही टूट जाएगा, अपने से ही ब्रेक हो जाएगा। इट्स श्योर दैट इट विल ब्रेक बाय इटसेल्फ, ये अपने से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तब बच्चों महात्मा गांधी ने थोड़ा और आगे स्टेप लिया और उन्होंने कहा बाय शोइंग द ऑल डायमेंशंस ऑफ द नॉन वायलेंस,
हमें धर्सना में जो धर्सना एक जगह है बच्चों, वहाँ पर जो नमक का बहुत बड़ा स्टोर है ब्रिटिश का, वो हमें ले लेना चाहिए। बट इट शुड बी वेरी मच केयरफुल दैट नन टाइप्स ऑफ द वायलेंस इज अलाउड इन दिस एक्टिविटी। तो कहा जाता है बच्चों कि गांधी जी के इस अपील का मतलब वहाँ पर असर देखने के लिए मिला था, जब गांधी जी के वी कैन मतलब हम कर सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं बेटा, सोच सकते हैं उस सिचुएशन को कि जब लोग जा रहे थे, ग्रुप जा रहा था और वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, लेकिन नो वन वाज अपोजिंग इट। जा रहे थे, जो घायल हो जा रहे थे वो लौट आ रहे थे। फिर कहा जाता है कि नमक से, खून से नमक लाल होने लगा, लेकिन एट लास्ट में दे वर सक्सेस टू गेन द साल्ट। वो साल्ट को गेन, वो धर्सना के साल्ट को अपने कब्जे में लेने में सक्सेस हुए। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों सिर्फ ये है कि मतलब गांधी जी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी भी स्टार्ट करवाया। और क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बेटा हम अगले वीडियो में और अच्छे से रिवाइज करते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।